नमस्कार। मैं राजकीय महाविद्यालय अजमेर के भौतिक विभाग से आज इस छात्र उपयोगी व्याख्यानमाला में जो हम टॉपिक ले रहे हैं वह टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के कंसेप्ट से हम परिचित हैं। जब से हमने फिजिक्स का अध्ययन प्रारंभ किया, ऊर्जा के प्रकार, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इन सब की जानकारी हमने की हुई है। और हम ये जानते हैं कि किसी भी सिस्टम में जब स्थितिज ऊर्जा होती है तो उस स्थितिज ऊर्जा के लिए कहीं ना कहीं कोई इंटरेक्शन प्रोसेस होना चाहिए और उसके लिए कोई फोर्स होना चाहिए। जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड में बात करते हैं तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करते हैं तो कूलम्ब फोर्स होगा। और यदि हम न्यूक्लियर फिजिक्स में बात करते हैं तो वहाँ न्यूक्लियर बल होगा। और इसके कारण स्थितिज ऊर्जा की रचना होगी। इस तरह का ज्ञान, इस तरह की जानकारी हमने अपनी पिछली क्लासेस से ली हुई है। आज हम जो विषय ले रहे हैं वह है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। हम जानते हैं कि जब कभी कोई आवेश है तो वो अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेगा और उस क्षेत्र में यदि कोई अन्य बिंदुवत आवेश लाया जाएगा तो क्षेत्र के विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा। यदि यह आवेश एकांक धन आवेश है तो यह कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का विद्युत विभव परिभाषित करता है। Q आवेश को किसी निर्दिष्ट स्थिति पर स्थापित करने में जो कार्य का मान होगा वह QB होगा। हम जानते हैं दो या दो से अधिक बिंदुवत आवेश के निकाय के लिए उन आवेशों को उनकी स्थितियों तक अनंत से लाकर के स्थापित करने में जो भी कार्य किया जाएगा वह किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा रूप में कहलाएगा। हम इस डायग्राम पर देखें। हमने इस डायग्राम में n आवेश का जो निकाय है उसको ले रखा है। तो अपने केस में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की जो बात समझ में आ रही है वो सिर्फ इतनी सी है कि यदि आवेश दो हों, दो से ज़्यादा हों और यदि आप अनंत से किसी विशेष स्थिति तक ला रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो भी किया गया कार्य है वह किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाएगा और वह निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। जैसा मैंने इस चित्र में बताया है, मान लीजिए कोई आवेश Q1 है, अनंत से हम R1 स्थिति में ला रहे हैं तो इस स्थिति में किया गया कार्य शून्य होगा क्योंकि पहले कोई आवेश नहीं है और एक तरीके से जो स्पेस है वह आवेश को फील्ड फ्री आवेश में लाया जा रहा है तो किया गया कार्य तो शून्य होगा। परंतु आवेश Q1 के कारण पोटेंशियल होगा और उसके मान को मैंने समीकरण KQ1 डिवाइडेड बाई R माइनस R1 से दिखाया है और यह समीकरण नंबर 1 मार्क की है। R1 किसी मूल बिंदु के सापेक्ष निर्देश बिंदु O का स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है। तो जिस प्रकार से हम इस आवेश को लाए हैं, अब मान लीजिए हम किसी दूसरे आवेश को लाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए Q2 को ला रहे हैं, Q2 को हम R2 तक ला रहे हैं। तो Q2 को जब हम R2 तक लाएंगे तो हमें φ1r पहले आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न हुआ है उसके विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा और किया गया कार्य का जो मान होगा वह कितना होगा, W2 इज इक्वल्स टू Q2 इंटू φ1, Q इंटू पोटेंशियल,
Q2 इंटू phi1। तो इस सिस्टम में जब हम आवेश Q2 को R2 तक ला रहे हैं तो किया गया कार्य हो गया W2 बराबर Q2 phi1, दैट इज़ K Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2। और मैंने इस एक्सप्रेशन को नंबर 2 से मार्क किया है। इसी प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ें। मान लीजिए अब मैं Q3 आवेश को R3 तक ला रहा हूँ। तो जब मैं Q3 को R3 तक लाऊंगा तो जो स्पेस में अब जो पोटेंशियल है वो phi1 और phi2 है। निश्चित रूप से Q3 को R3 पर लाने में हमें phi1 और phi2 के अगेंस्ट वर्क डन करना होगा, और इस नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इस प्रोसेस में जो होगा उसका मान हो गया W3 इज इक्वल्स टू Q3 विद इन ब्रैकेट phi1 R3 पहले आवेश के कारण जो विभव है प्लस phi2 R3 द्वितीय आवेश यानी Q2 के कारण जो पोटेंशियल है। इसलिए W3 का मान हो गया K विद इन ब्रैकेट Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R3 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R3। और इस प्रकार से हमने जो डिफरेंस है R2 माइनस R3 को R23 पोजीशन के रूप में लिखा है, R1 माइनस R3 को R13 लिखा है। और यदि हम इस प्रकार का प्रयोग करते हैं तो समीकरण किस प्रकार से हो जाएगी कि विद इन ब्रैकेट Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23, वेयर phi2 Q2 के कारण जो विभव है उसका मान है K Q2 बाई R माइनस R2। तो जिस प्रकार से हम Q2 को लेकर आए, Q3 को लेकर आए, चलिए एक की और प्रयास करते हैं। मान लीजिए अब हम Q4 को लेकर के आ रहे हैं, Q4 को अनंत से R4 की स्थिति में ला रहे हैं, और स्पेस में हमारे पास phi1 है Q1 के कारण, phi2 है Q2 के कारण, phi3 है Q3 के कारण। इसका मतलब हुआ कि हमें इनके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और जब हम Q4 को अनंत से R4 स्थिति में लाएंगे तो किया गया कार्य का मान हो गया चार्ज इंटू पोटेंशियल, देयरफॉर W4 इज इक्वल्स टू Q4 विद इन ब्रैकेट phi1 R4 प्लस phi2 ऑफ R4 प्लस phi3 ऑफ R4। अब हम phi1 phi2 phi3 इनके वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये मान हो जाएगा K Q1 बाई R1 माइनस R4, K Q2 बाई R2 माइनस R4, phi3 का मान रख दीजिए K Q3 बाई R3 माइनस R4। तो जिस प्रकार से हमने पहले उपयोग लिया था उसी प्रकार का दोबारा उपयोग करते हैं। R1 माइनस R4 को R14 से दिखाते हैं स्थिति को, R2 माइनस R4 को R24, R3 माइनस R4 को हम R34 से दिखाते हैं। और इस सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करने पर जो हमें समीकरण मिलती है उस समीकरण को मैंने इस नोट्स में इक्वेशन 4 से दिखाया है। अतः आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 से जो निकाय बन रहा है उस निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य कितना हो गया? W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। और इन चारों समीकरण से W1, W2, W3, W4 इन चारों मान को रख दीजिएगा। तो जब हम ये मान प्रतिस्थापित करते हैं तो ये मान जो आ गए हैं वो इस समीकरण से दिखाए गए हैं। इस समीकरण के ब्रैकेट में जो पहला पद है वह W2 है, W2 का है, जबकि दूसरा और तीसरा हमें W3 से मिल रहा है। और अंतिम तीन पद जैसे समीकरण 4 के अनुसार W4 के अनुसार मिल रहे हैं। और इस प्रकार से हम इसको जोड़ करके कुल किया गया कार्य निकाल सकते हैं। अब हम इस सिस्टम को जनरलाइज करते हैं। मान लीजिएगा हमारा जो निकाय है, जो सिस्टम है, उसमें 2, 3, 4 आवेश नहीं है बल्कि n आवेश है। और इन n आवेश के कारण जो
कुल किया गया कार्य होगा वह कितना होगा, उसका मान हो गया W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 डॉट W डॉट 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 WN, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 समेसन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 to N समेसन J इज इक्वल्स टू 1 to N। ध्यान रहे यहाँ पर I इज़ नॉट इक्वल्स टू J, I और J के मान समान नहीं होंगे, और ये जो मान है क्या हो गया K Q I Q J डिवाइडेड बाई R I माइनस R J। हमने यहाँ पर एक फैक्टर 1/2 लिया है। उसका कारण क्या है कि जब हम चार्ज के पेयरिंग करेंगे, उनका युग्म लेंगे, तो जिस प्रकार से I और J का पद आएगा उसी प्रकार से J और I का आएगा, और इन दोनों के मान आपस में समान होंगे। अतः उस किए गए कार्य में इनको 2 बार जोड़ने में लेना पड़ेगा। उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक फैक्टर 1/2 का डाल दिया है, अतः गुणक 1/2 लगा दिया है। N बिंदुवत आवेश के कारण निकाय की अब कुल स्थितिज ऊर्जा का जो मान होगा वह क्या हो गया U इज इक्वल्स टू 1/2 समेसन I इज इक्वल्स टू 1 to N समेसन J इज इक्वल्स टू 1 to N, एंड कीप इन माइंड I इज नॉट इक्वल्स टू J एंड इट इज़ K Q I Q J डिवाइडेड बाई R I माइनस R J। और जिस प्रकार से हमने पहले उपयोग किए थे मैग्नीट्यूड ऑफ R I माइनस R J को हम लिख रहे हैं R I J। इस R I J सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग किया, और इसको प्रयोग करने पर हमें जो स्थितिज ऊर्जा जिसमें कि N आवेश है उसका जो मान निकल के आता है वह मान हो गया 1/2 समेसन I 1 to N Q I phi J phi ऑफ R J, जहाँ पर phi R J इज इक्वल्स टू K Q J डिवाइडेड बाई R I J। R I बिंदु पर विभव के मान को दर्शाता है। तो यह जो समीकरण है, यह समीकरण N बिंदुओं के कारण जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के मान को दर्शा रही है। सामान्यतः हम ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या अर्थ है, एक इलेक्ट्रॉन को जिस पर आवेश कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है, तो ऐसे एक इलेक्ट्रॉन को जिस पर इतना आवेश है 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर जो भी गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी वह गतिज ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इस आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का जो मान है, ध्यान रहे यह मान धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो स्थितिज ऊर्जा का जो मान है यह चिन्ह किस पर निर्भर करेगा, निकाय के उपस्थित जो चार्ज है उसकी किस प्रकार की नेचर है उस पर निर्भर करेगा। इस प्रकार का ये कंसेप्ट जो स्थितिज ऊर्जा के लिए है हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में किया है, और इस प्रकार का जो सेम कंसेप्ट है चाहे हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें चाहे नाभिकीय बल की बात करें, फिजिक्स में हर जगह यही कंसेप्ट लागू होता है। धन्यवाद।